क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है, कुछ अलग विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आज का विषय है यूरेथ्रल कैरेंकल, यानी सिंपल लैंग्वेज में इसको मूत्रज ग्रंथि आप कह सकते हो। मूत्रज ग्रंथि ये बहुत ही सामान्य सा व्याधि है। सामान्य इसलिए कि यानी मतलब एक कॉमन सा व्याधि है, और इसका जो अगर आप प्रीवैलेंस देखेंगे या ज्यादातर ये जो व्याधि होता है पोस्ट मेनोपॉजल या एल्डरली एज में ये ज्यादा से ज्यादा रुग्ण को आक्रमित करता है। इसका जो परसेंटेज है इट इज ग्रेटर इन वुमन, महिलाओं में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हमारा ये सत्र काफी हम लोग इसमें स्त्री रोगों को लेकर ही ज्यादा से ज्यादा चर्चा करते हैं, और इसीलिए आज के इस सत्र में महिलाओं में मुख्य रूप से होने वाला ये मूत्र ग्रंथि, इट इज अ टाइप ऑफ मूत्र विकार, एक ग्रंथि का ये प्रकार है। आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में वैसे देखा जाए तो ये अगर आधुनिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम लोग सोचते हैं तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण भी ये होता है। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में ग्रंथि वैसे तो कफ और वातजनित व्याधि है, तो मूत्रज ग्रंथि इस प्रकार से यहाँ पर स्त्री के वजाइनल एरिया में इस प्रकार की ये एक लाइक बिनाइन टाइप की एक गांठ के जैसे बन जाती है। इट इज लाइक ट्यूमर, बट ये कैंसरस नहीं होती, इट इज अ नॉन कैंसरस, बट ये पेनफुल हो सकती है या इसके कारण लाइक एक प्रकार से मूत्र का जो प्रवाह होना चाहिए उतनी प्रवाह में नहीं होता है, फिर महिला को बैठने में या बाकी जो दैनंदिन कामकाज होते हैं उसको करने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सभी लक्षण के साथ ये व्याधि निर्माण होता है, और इसीलिए इसमें हमें विचार करने की जरूरत है या इसको हमें देखना चाहिए कि क्या है इसके हेतु और किस प्रकार से ये आक्रमित करता है और इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल आज का ये हमारा टॉपिक है, जिसमें यूरेथ्रल कैरेंक्युलर जो है इसमें खास करके एस्ट्रोजन की कमी देखी जाती है, और कभी कभी कुछ आघातजन्य स्थितियां है, इन्फेक्शन है या हिमैचुरिया है, यूरेथ्राइटिस है, इन सभी में भी इसका कारण देखा जा सकता है। इसमें एक्चुअली आचार्य सुश्रुत जो है वो बताते हैं अग्निकर्म इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। आचार्य सुश्रुत मूत्र ग्रंथि का वर्णन सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में करते हैं, और इसी का कोरिलेशन यूरेथ्रल कैरेंकल के साथ हम लोग कर सकते हैं। यूरेथ्रल कैरेंकल इज अ बिनाइन क्यूटेनियस कंडीशन and it is characterized by a distal urethral lesion usually originating from the posterior leaf of the external urethral meatus and often observed in the elderly post-menopausal woman. The lesion is typically asymptomatic, although some women present with complaints. We present यहाँ पर मूत्र ग्रंथि अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कई बार लक्षण भी नहीं होते हैं, बट एक छोटी सी गांठ सी बन जाती है, इसमें रीअकरेंस भी नहीं होता है, एंड एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। अग्निकर्म आप इसमें कर सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। आचार्य सुश्रुत 12 प्रकार के मूत्राघात का सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में वर्णन करते हैं। इसमें मूत्र ग्रंथि जो है ये एक मूत्राघात का ही प्रकार है। इसमें वृत्त, अल्प, स्थिर, वेदना युक्त ग्रंथि बस्ती मुख के समान डेवलप हो जाती है, और जो मूत्र मार्ग को इंटरप्ट करती है, मूत्र मार्ग को इंटरप्ट करती है, इसीलिए यहाँ पर सकष्ट मूत्र और रुक रुक कर मूत्र आना ये लक्षण मिल जाता है। कैरेंकल यानी ग्रंथि जो कि स्मॉल फ्लेशी आउटग्रोथ है, लाइक एक
वार्ड के जैसे मानिए इसको। एंड सो यूरेथ्रल कैरेंकल, ये जो लक्षण है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, ये एक हाईली वेस्कुलर पॉलीपॉइड लेजन है और जो कि ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस। तो मूत्र प्रसेक यूरेथ्रल मियाटस के पश्चिम यानी पोस्टीरियर साइड से ये डेवलप होता है। ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है जो फीमेल यूरेथ्रा में प्राइमरली मुख्य रूप से पोस्ट मेनोपॉजल में होता है। अगर आप इसको लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा सा सॉफ्ट एंड जैसे एक रास्पबेरी का फल होता है ना, इसके जैसे ही मिलेगा। पेडेंक्यूलेटेड होता है, पिंक थोड़ा सा, कभी रेडिश भी हो जाता है। इस प्रकार से ये स्मॉल साइज का ही होता है और कभी कभी ये बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर तक भी बढ़ जाता है, कभी कभी इसका डायमीटर और भी बढ़ जाता है। And these are epidermal growths which consist of highly vascular connective tissue stromas। और इसीलिए इसमें पस सेल्स भी होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं। और इसमें रिस्क फैक्टर ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जिस महिलाओं में एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी है यानी हाइपो एस्ट्रोजिनिमिया, इसमें ये लक्षण ज्यादा डेवलप हो जाता है। इसमें अगर पहली स्टेज जो है इसकी डेवलप होने की, तो फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कैरेंकल इज लाइकली डिस्टल यूरेथ्रल प्रोलैप्स कॉज्ड बाय यूरोजेनाइटल एट्रोपी ड्यू टू एस्ट्रोजन डिफिशियंसी। जैसे कि महिला के शरीर में जो रजोनिवृत्ति के समय, मेनोपॉज के समय जो बदलाव होते हैं, इसमें एस्ट्रोजन के अभाव के कारण जो आर्थोवस स्रोतस या जेनाइटल ऑर्गन्स है उनमें भी कहीं ना कहीं इस डिफिशियंसी के कारण एक प्रकार की क्षयजन्य अवस्था देखी जाती है, एट्रोपिक चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो इरिटेशन होता है, इसमें यूरेथ्रल म्यूकोजा एक्सपोज होता है जो फिर ग्रोथ, हिमोरेज एंड फिर कभी कभी इसमें नेक्रोजेनिक चेंजेस भी हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो ये मूत्रज ग्रंथि है ज्यादा से ज्यादा असिम्प्टोमेटिक होती है, बट कभी कभी ये पेनफुल बन जाती है और कभी कभी फिर मिक्सचरेशन में प्रॉब्लम, डिसयूरिया एंड डिस्परयूरिनिया ये लक्षण होते हैं। सो बिल्कुल इस प्रकार से क्वचित रूप से कभी कभी पेशेंट इसमें ब्लीडिंग भी बताता है, यानी मेनोपॉज का पेशेंट है और कुछ स्पॉटिंग हो रही, ब्लीडिंग हो रही और पेशेंट को खुद को पता चल रहा है कि भाई कुछ एबनॉर्मल सी गांठ बन गई है मूत्र मार्ग की एरिया में, और जो उसको बैठने में और मूत्र निवृत्ति के दौरान या मलत्याग के दौरान भी उसको नोटिस होता है कि कुछ लाइक उसके अंडरगारमेंट्स में ब्लड लग रहा है या कुछ वहां पे स्मेल या कोई सिक्रेशन सा हो रहा है। सो बिल्कुल ऐसे में वहां पे हो जाती है डॉक्टर के पास, तो फिर एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अनयूजुअल सी गांठ बनी है और इस गांठ का क्या कारण हो सकता है या इसमें कैसे विचार किया जाए। और तब जाकर पता चलता है कि ये एक इस प्रकार से मूत्रज ग्रंथि है या इसको हम लोग यूरेथ्रल कैरेंकल कह सकते हैं, जो कि एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के साथ होती है। इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट यही होती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाओ या कोई एस्ट्रोजन की क्रीम लगाओ। लोकल एप्लीकेशन एस्ट्रोजन की क्रीम का यहाँ पे बताया जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में एक्सीजन भी किया जाता है यानी उसका छेदन किया जाता है। एंड सो यहाँ पर कभी कभी स्मॉल चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी के, बट ज्यादातर मामले में ये मैलिग्नेंसी नहीं होती है। और बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि इसको रिमूव करना ही ठीक रहता है। और जैसे हम लोग इसमें सिम्टोमेटिक भी दे सकते हो आप ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हो, जो भी जैसे भी। देखिए हर एक पेशेंट का अपना अपना लक्षण वहां पे होगा। लाइक कुछ में जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में तो बिल्कुल पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं, मतलब पेशेंट को पता भी नहीं चलता जल्दी कि ये है। अगर उसमें कुछ लक्षण होता है यानी कभी स्पॉटिंग हो रही है, कुछ पेन हो रहा है, तो जाकर वो सोचेगी कि क्या हो गया है। ऐसे उसके कभी कभी रूटीन में ध्यान में भी नहीं आता है। और फिर लोकल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि ये बन गया है गांठ के जैसे छोटी सी ये। और बिल्कुल आचार्य सुश्रुत ने, जैसे कि आचार्य सुश्रुत सर्जन थे और उन्होंने इसका वर्णन भी किया है उत्तर तंत्र में, और वो बताते कि अग्निकर्म का इसमें बहुत अच्छे से रोल होता है। और जो शल्य प्रधान अगर ये है वैद्य है जहाँ पेशेंट उनके पास ऐसे केसेस लेकर आ जाता है, तो निश्चित रूप से अग्निकर्मम दूषित रक्त पित्तयोः प्रसादाय वेदनोपशमन। अभी देखिए गांठ बनी है, यहाँ पे आयुर्वेद ग्रंथि
ज्यादातर मामले में कफ प्रधान मानता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये अक्मुलेशन हुआ है तो इसमें रक्त पित्त की दृष्टि होती है। रक्त पित्त की दृष्टि के साथ ही आपको यहाँ पर वेदना मिलेगी, और इस वेदना का अगर उपशमन करना है तो वेदना शमन के लिए अग्निकर्म बेस्ट यहाँ पे माना गया है। बट हर बार अग्निकर्म करना संभव नहीं हो पाता है। लाइक अगर कोई नया वैद्य या जो अग्निकर्म की प्रैक्टिस नहीं करते तो उनको निश्चित रूप से जो अग्निकर्म तज्ञ हैं उनके पास इसको भेजना पड़ेगा। बट आप क्या कर सकते हो, तो आप भी इसमें ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अग्निकर्म ही केवल चिकित्सा है, तो हम इसमें लाइक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या बाकी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है जो मूत्र ग्रंथि के लिए हम लोग दे सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल एग्जामिनेशन आपने किया, पेशेंट का सीबीसी करिएगा, इसमें आपको सीबीसी, रूटीन ब्लड और यूरिन का भी एग्जामिनेशन करवाइएगा। यूरिन में निश्चित रूप से पस सेल ज्यादा मिलेंगे, जैसे अभी दुष्ट हुआ है तो फ्लेट भी अधिक बढ़ेगा। एंड फिर इस प्रकार से अग्निकर्म करना है तो लोकल आप एनेस्थेशिया लाइक देकर 2% देकर आप इसको कर सकते हो। एंड कैथेटर जैसे कि एक इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ सर्जरी, तो ये सर्जरी वहां पे एडवाइस की जाती है। अभी ये बात तो हो गई कि यहाँ पे सर्जरी की ये एक अग्निकर्म हम लोग कर सकते हैं। बट दिस यूरेथ्रल कैरेंकल ये एक डिसऑर्डर जो हम लोग इसको बाकी कुछ लक्षणों के साथ भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट का हमने किया सीबीसी वगैरह किया तो इसमें, और बाकी जो लाइफोमा है या कोई लाइक थ्रोम्बोसिस है, यूरेथ्रल पॉलिप है क्या, फिर मैलिग्नेंट मेलानोमा है क्या, कार्सिनोमा है क्या, या कुछ ऐसे अलग से भी इसमें डिसीज के बारे में आपको देखना पड़ेगा। एंड फिर इसको आप एग्जामिन करेंगे। अगर आपने गांठ को निकाल दिया है तो वहां पे उसको एग्जामिन भी करना पड़ेगा। एंड इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। पेशेंट ओल्ड होता है ज्यादातर मामले में तो उसका प्रोलैप्स भी देखिएगा, पेशेंट को पूछिएगा कि छींकने के बाद, खांसने के बाद कहीं यूरिन निकल जाता है क्या। और फिर इसमें जैसे कि ये छेदन या कफजनित ग्रंथि होती है, इसलिए अग्नि उष्ण तीक्ष्ण गुण के साथ यहाँ पे व्रण का जो छेदन भेदन वो काम कर जाती है। और फिर हम यहाँ पे मांस दहन होता है, संकोच सिरा का संकोच भी देखा जाता है। और फिर बाद में जो अग्निकर्म के पश्चात जो पोस्ट अग्निकर्म जो यहाँ पे लगाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें करना होता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि हम सिंपल तरीके से इसमें कैसे विचार करें। ये मूत्राघात का प्रकार है जिसमें मूत्र मार्ग के नजदीक एरिया में कुछ गांठ बनते हैं। तो ये कभी असिम्प्टोमेटिक होती है, कभी सिम्प्टोमेटिक होती है। असिम्प्टोमेटिक होती है तो ठीक है, सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, मूत्र ठीक से बाहर नहीं आएगा, पेन होगा पेशेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेन कम करेंगे। तो वेदना शमन, तो इसमें क्या क्या विचार करना है, यहाँ पे रक्त पित्त पर काम करेंगे, रक्त धातु पित्त दोष पर। और कहीं ना कहीं वात भी विकृत हुआ है, अपान वायु की गति में अवरोध हुआ है जिसके साथ यूरिन ठीक से मूत्र जो वेग है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ वहां पे सूजन है तो वहां पे हमें एंटी इंफ्लामेटरी और ऑब्स्ट्रक्शन जो अवरोध बना है मूत्राघात यानी मूत्र मार्ग में इस ग्रंथि के साथ अगर अवरोध बना है तो इसको निकालना है। और इसको निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छा सा एक हम लोग इसमें विरेचन दे सकते हैं, इसमें आप मात्रा बस्ती का प्रयोग कर सकते हो। इट इज अ सिनाइल डिसऑर्डर, एक्चुअली ये वृद्धावस्था जन्य व्याधि है जिसमें वात प्रकोप या कफ प्रकोप ये दोनों ही हेतु हमें मिल जाते हैं। अपान वायु और इसको करेक्ट करने के लिए आई थिंक बस्ती इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। वात और कफ दोनों को आप अच्छे से मूत्र स्रोतस की दृष्टि है तो मूत्र मार्ग पर मूत्र स्रोतस पर काम करने वाले बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य हमारे पास है, इनका प्रयोग करेंगे। और हम लोग जैसे मूत्रपुच्छ की चिकित्सा करते हैं वैसे ही यहाँ पे विचार करिएगा क्या क्या देंगे। चलिए अभी हम सभी डॉक्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी फेसबुक के और ग्रुप से जुड़े हुए कि आप भी अपना अनुभव इसमें डालें कि आप क्या सोचते हैं कि क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे यही विचार रहेगा कि हम इसमें सबसे पहले देंगे एक आम पाचन। ठीक है, आम पाचन हम लोग क्यों देंगे, बिल्कुल जैसे ये कफ कारज ग्रंथि में आम पाचन करना ही है, क्लेद है, कहीं ना कहीं पस सेल्स बढ़ गए हैं और शरीर में आम भी बन गया है तो दीपन पाचन देंगे। दीपन पाचन के लिए मेरे विचार से पंचकोल दीजिएगा, शुंठी दीजिएगा। ग्रंथि जन्य संप्राप्ति है तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करना उचित रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे जैसे ये गांठ बनी है तो मांस पाचक का भी बहुत अच्छा
लाभ मिल जाता है। तो मांस पाचक का भी यहाँ पे जरूर विचार करें, रस मांस पाचक, और ये आप ऐड करिएगा। पंचकोल या शुंठी भी आप दे सकते हो। इसके बाद देंगे आरोग्यवर्धिनी, जो कि इस सभी स्रोतों के ऊपर बहुत अच्छे से कार्य करती है। आरोग्यवर्धिनी 7 दिन का चला देंगे। इसके साथ सबसे पहले जरूरी मेडिसिन यहाँ पे चंद्रप्रभा, जो कि आई थिंक चंद्रप्रभा में इतने सुंदर कंटेंट है, जो आर्तव स्रोतस और सभी स्रोतसों, मतलब मूत्रवा स्रोतस पर तो एक बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। हमेशा से हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं चंद्रप्रभा को, बट स्त्री रोगों में भी इसका काफी अच्छा रोल है। अगर पेशेंट में देखिए मेनोपॉज में होता है या पेरीमेनोपॉजल एज में, जिस महिला में एस्ट्रोजन कम होते जा रहा है एट द एज ऑफ 45, अराउंड 45, इसमें भी ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि मेनोपॉज हुआ है। तो इसीलिए आर्तो व स्रोतस पर काम करने के लिए चंद्रप्रभा बेस्ट काम करेगी। और चंद्रप्रभा से जो एक लोकल संप्राप्ति है, या पेशेंट को पेन हो रहा है, या मूत्र कुच्छता है, बार बार पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, या पेशाब को जाने की इच्छा हो रही है, या पेशाब में कुछ पस सेल्स बढ़ गए हैं, जो भी लक्षण है, सिम्टोमेटिक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग चंद्रप्रभावती का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट में आपको लग रहा है कि भाई इसमें अवरोध ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे बस्ती के बारे में सोचना है, मात्रा बस्ती। इसके साथ साथ हम यहाँ पे गोक्षुरादि वटी का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे केसेस में मूत्रपुच्छ में गोक्षुरादि वटी का सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। इसमें एक और अलग से ग्रुप में बताना चाहूंगी, धान्यक और यानी धनिया, धनिया और गोक्षुर का घृत, जो बहुत सुंदर काम करता है, खास करके बीपीएच यानी सेनाई जो ये डेवलप होती है कंडीशन, जिसमें मूत्रपुच्छता आप कहते हो, सेनाइल पेशेंट में, ओल्ड एज पेशेंट में इस प्रकार से धान्यक और गोक्षुर का घृत 60 ml से स्टार्ट करिएगा। काफी केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मात्रा बस्ती इसमें हमें देनी है, और आप इसको 7 दिन 15 दिन कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से है। जैसे मैंने इसको बताया कि महिलाओं में ये ज्यादा होता है, बट इसी के सिमिलर जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया यानी बीपीएच, जो सेनाइल बर्निंग प्रॉब्लम है पुरुषों में, और इसमें भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक अप्रोच इसका भी वही होता है कि मूत्राघात ये कंडीशन होती है। और इसमें हमें वही जो हम लोग मूत्र व स्रोतस पर कार्य करने वाले गोक्षु, धान्यक या चंद्रप्रभावटी है, पुनर्नवा है, और बाकी सारे वरुणादि कषाय है, ऐसे सारे जो भी कल्प हम लोग यूज करते हैं ना, इसका भी हमें यहाँ पर विचार करना है। यानी आप दोनों तरीके से सोचिएगा, क्योंकि जहां तक मेरा ये मानना है कि ये जो यूरेथ्रा कैरेंकल नहीं होता है, ऐसा नहीं, पुरुषों में होता है, बट उसका प्रमाण महिलाओं में ज्यादा बताया गया, क्योंकि इसका कारण है एस्ट्रोजन डिफिशियंसी। पुरुषों में एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं होता है, बट इसीलिए महिलाओं में ये भाई, बट इसके सिमिलर कोई कंडीशन पुरुषों में होती है, तो इट इज बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसमें आप इस प्रकार से मात्रा बस्ती और मूत्राघात का विचार करिएगा, जिसमें मूत्र वीक स्ट्रीम का आता है, और पेशेंट को तकलीफ, पेन भी होती है। वीक स्ट्रीम को थोड़ा फोर्स स्ट्रीम का जो धार जो होती है मूत्र की, वो ज्यादा फोर्सफुली या ज्यादा अच्छे से आए, और पेशेंट को एकदम एक इसमें एक झटके से उसको ये करे, लाइक। बट हाँ, इसमें कई बार ऐसे होता है ना कि डायबिटीज एसोसिएटेड होता है, या वो भी आप हमें देखना पड़ेगा कि डायबिटीज का एसोसिएशन है क्या, कोई रीनल या कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है क्या, एज के साथ ये सारी समस्या होती है, या फिर हाइपरटेंशन की समस्या है क्या। तो इन सभी में हमें ये सारा विचार करना पड़ेगा, और फिर इसी के साथ हम लोग इसमें मतलब फॉलो या इसे ही विचार करके हमें इसका ये करना पड़ता है कि मूत्राघात में कैसे विचार करें, या फिर क्या एसोसिएटेड लक्षण को भी हमें विचार करना पड़ेगा ना, कि क्या प्लान करेंगे, क्या देंगे, मेडिसिन क्या देंगे। सो ये जो मैंने बताया, देखिए अभी यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स ये निश्चित रूप से डिफरेंट है, और यूरेथ्रल ये डिफरेंट है, यूरेथ्रल प्रोलैप्स ये भी डिफरेंट है। जब यूरेथ्रा प्रोट्रूड होता है, यानी अपने स्थान से वो नीचे आने लगता है, बाहर आने लगता है, तो वो प्रोलैप्स है। कई बार ऐसे होता है कि ये जो ग्रंथि बनती है यूरेथ्रा के पास में, उसको ऐसे लगता है कि ये प्रोलैप्स है क्या, बट ये नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें ऐसे कैरेंकल में क्या होता है कि यूरेथ्रा ये थोड़ा सा प्रोट्रूड होता है एक लेवल तक, और इसीलिए, बट ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है। कैरेंकल में पेन, ब्लीडिंग, और कभी कभी मूत्र
त्याग करते समय जलन होती है। अभी जलन होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये यहाँ पे हमें रक्त पित्त का ये विचार करना है, तो आप इसमें पित्त शमन की चिकित्सा दीजिएगा। मैं एडवाइस करूंगी, जैसे हमेशा से हम लोग यूज करते हैं, कामदुधा रस है या दाढ़ी मावले है। अभी देखिए, कामदुधा, दाढ़ी मावले खास करके मैं प्रिफर करूंगी, बिकॉज ये एजिंग प्रॉब्लम, एज रिलेटेड है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी वाली समस्या है। तो इसमें दाढ़ी शरीर को लाइक दाह, तृष्णा शमन, बल, रसायन, सभी प्रकार के दाढ़ी के बहुत अच्छे रिजल्ट है। और दाढ़ी मावले या दाढ़ी का कोई भी विकल्प, दाढ़ी मारिष्ट आप इसमें दीजिएगा, जो पित्त शमन भी करेगा और ओवरऑल धातु का संतर्पण, तर्पण के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे भी आपके इसमें जो भी सारे अनुभव में जो भी है, आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक यू कैन गो विथ उदुम्बर आवले, उदुम्बर भी पित्त कषाय गुण का है और पित्त का शमन बहुत अच्छे से करता है। सिंपल बताऊं आपको कि घरेलू ट्रीटमेंट या लाइक पेशेंट को मतलब बहुत ज्यादा लक्षण भी नहीं है या ऐसे कुछ ये हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप स्टीम बाथ, सिंपल आप काढ़े से धावन या नहाने के पानी में त्रिफला या कोई ऐसे उदुम्बर का या पंचवल्कल का काढ़ा भी ये करके आप इसको ब्रश के रूप में धावन भी कर सकते हो। अभी धावन जैसे बर्निंग सेंसेशन है तो भी धावन करेगा, गुनगुना पानी यूज करें या गर्म पानी ल्यूकवार्म वाटर से भी आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि बर्निंग सेंसेशन है तो धावन नहीं करेंगे। इसके धावन क्यों करना है, लोकल जो संप्राप्ति उसको भंग करने के लिए करना है। और फिर हम लोग अंदर से जो अभ्यंतर चिकित्सा, इसमें पित्त शमन देंगे ही देंगे। तो हाँ, कुछ जैसे मैंने बताया इस्ट्रोजेनिक फूड, देखिए इस्ट्रोजन कम ज्यादा नहीं करना है, जैसे भी है इस्ट्रोजन मेरे विचार से जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज HRT यूज करते हैं ना, उसका मेरा मतलब ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता या आई डोंट रिकमेंड एनी हाउ। बट ये लो एस्ट्रोजन है तो ऐसा नहीं सोचना है कि एस्ट्रोजन को बढ़ा दे। देखिए एस्ट्रोजन बढ़ता है तो भी कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। लो एस्ट्रोजन तो एज के साथ जैसे भी चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, डोंट गो विथ सम लोकल ये। बट जैसे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते तो वो लोकल स्टेरॉइड क्रीम देते ही लगाने के लिए, ताकि पेशेंट का पेन और ये कम हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे सोचते हो। बट मेरे विचार से हमारे पास जो भी, जैसे हम लोग इसमें जीरकाद्यारिष्ट, दशमूलारिष्ट वगैरह भी दे सकते, पेन किलर के लिए। शंख भस्म और कपर्दिक भस्म दीजिएगा। शंख भस्म बहुत अच्छे से ये करता है, पेन भी कम करता है, शूल भी कम करता है और पित्त का शमन भी करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए एस्ट्रोजन कम है तो ये बन जाता है, बिकॉज एस्ट्रोजन इज नेसेसरी, बट इसको आर्टिफिशियली देना थोड़ा सा आई डोंट रिकमेंड। एस्ट्रोजन हमारे शरीर को, यानी मुख्य रूप से जो जेनेटल ऑर्गन्स है, इसको सॉफ्ट रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है। इसीलिए तो मेनोपॉज में जेनेटल ऑर्गन्स दे बिकम ड्राई ड्यू टू द लैक ऑफ एस्ट्रोजन। एंड सो व्हेन एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर की त्वचा में रूखा बनाने लगता है, स्किन बिकम्स मतलब बहुत मोटी सी बन जाती है। बट जैसे आप ठीक समझे आप इसका उपयोग कर सकते हो। सो यूरेथ्रल कार्बुंकल के लिए आपको डायग्नोज करने के लिए ये एग्जामिनेशन, USG फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करिएगा। और इसको आप थोड़ा डिवाइड करें, किस किस के साथ करें, यूरेथ्रल कैंसर के साथ, लिम्फोमास के साथ, मेलानोमा के साथ। और जैसे मैंने बताया बहुत कम लोगों में ये कार्सिनोजेनिक होता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है। एलोपैथी में इसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी और इसको निकालना, सर्जिकल ट्रीटमेंट अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है। जैसे हमने अभी देखा कि इसमें अग्निकर्म का ये होता है। तो आई थिंक कि हम लोग नेचुरल लेवल पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई एस्ट्रोजेनिक फूड है तो इसको आप ले सकते हैं, बट डायरेक्ट डोंट गो विथ एनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस और एनी टाइप ऑफ ये। बट आप डिपेंड करता है आपके विचार के ऊपर कि आप कैसे विचार करते हो इसमें, एंड हाउ यू कंसिडर इट। आप जैसे भी इसमें विचार करें, बट इसमें आप सिंपली, मैं बताऊं, मूत्रपुच्छ की चिकित्सा करें, गो विथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे भी है। अभी जैसे इसके मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं और इसका एक पैटर्न भी होता है। इसके डायग्नोसिस के लिए आप मॉडर्न अलग अलग टाइप की सुविधाएं भी यहाँ पे ये कर सकते हो। और इसकी ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया ये डिपेंड करती है। इसमें एक और बहुत ही अच्छे से जो हम लोग शरीर से मूत्र को अच्छे से बहाव करने के लिए, मूत्र प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए, जैसे नारियल पानी पीना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, ऐसे जो सारे घरेलू नुस्खे, यानी कीप हाइड्रेटिंग, गुड हाइजीन और स्टेइंग हाइड्रेटेड, ये भी एक इसमें ये बन जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
क्योंकि ज्यादा पानी पीना या प्रोबायोटिक छाछ का प्रयोग करें जो कि आपके शरीर से बैक्टीरिया को फ्लश कर देगा। तो बिल्कुल ऐसे आप करिएगा। कृमिघ्न चिकित्सा भी इसमें करेंगे। आई थिंक कि कृमिघ्न भी चिकित्सा करना जरूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक टाइप का इन्फेक्शन है और आप पेन रिलीव करने के लिए आप कटी बात ले, सीड्स बात ले, और अगर जरूरत पड़े तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि पस आ रहा है या कुछ स्पॉटिंग हो रही है तो सूक्ष्म त्रिफला ले। ऐसे करके हम लोग इसमें ये कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़े, ऐसे मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज में पेशेंट है जहाँ पे डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के जैसे या स्पॉटिंग भी हो रही है पेशेंट को, तो वहां पे आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे चंद्रप्रभा है या पुष्टानुक चूर्ण दे सकते हैं, अशोकारिष्ट दीजिए, कुमारी असो दीजिएगा, वरुणादि कषाय बहुत अच्छे से होगा, इसमें यूज इसका बेस्ट होता है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल है, तो आप मेनोपॉज के लिए जो भी एक लाइफस्टाइल बताई गई है, जो परिचर्या बताई गई, उसको फॉलो करते चलिएगा। यानी इसको फॉलो करेंगे तो मतलब ग्रेसफुली आपका मेनोपॉज चला जाएगा। यानी मेनोपॉज में भी आप इतने ही ग्रेसफुल रहेंगे जैसे यंग एज में रहते हो। और इसके लिए आपको पूरी हाइजीन, मेंटल और बाकी दोषों का बैलेंस, जिसमें प्राणायाम वगैरह सारा कुछ पार्ट इसमें आ जाता है। बिकॉज इट इज एक वन टाइप ऑफ, इट इज एक ये है, मतलब एक टाइप का इन्फेक्शन मानी ग्रंथि है, तो हेतु सेवन तो होना ही है। और इस ग्रंथि के साथ फिर कभी कभी मैथुन कष्टता भी होती है, बाकी सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस एज में हुआ है। तो आप इस प्रकार से इसमें विचार करें। वरुणादि कषाय मैं सिंपल बताऊं तो आम्ल की चूर्ण और वरुण चूर्ण दोनों को कंबाइन करके आप दे सकते हो। इसमें नेग्रोदाधि गण का भी बहुत अच्छा होता है रोल। वाउडिंग का काढ़ा आप दे सकते हो। पुनर्नवा गोक्षुर का काढ़ा आप दीजिएगा, जैसे अभी डॉक्टर सुभा जी ने डाला है शतावरी, तो जो भी आपको लगे बेहतर लगे जैसे, तो इसमें आप इसका विचार जरूर करिएगा। जैसे जो भी आपके कन्वीनियंट टाइप का होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। ब्लीडिंग के लिए देना है तो शीत कषाय गुण का यूज करिएगा। शीत कषाय स्तंभन गुण का आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे बोलबद्ध रस है या बोल परपटी है, परपटी कल्पना पर जाइएगा। पित्त पापड़ा और पंचामृत रस, मैंने मुक्ता पंचामृत रस बताया, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। प्रवाह पंचामृत के साथ चल सकते हो। तो पित्त शमन करने वाले जो भी है विकल्प, वो सारे आप यहाँ पे इसके लिए यूज कर सकते हो, जो बहुत अच्छे से इसमें काम करते हैं। तो आई थिंक इस प्रकार से दिस इज सिंपल। मैंने आज मूत्राघात या बाकी मूत्रकुच्छ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगी मैं। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द यूरेथ्रल कैरेंकल, मूत्रज ग्रंथि पर ही मुझे फोकस करना है। और बस उतनी ग्रंथि, जो ग्रंथि बनती है यूरेथ्रा पर, उसको कैसे ट्रीट करना है, बिकॉज इट इज वेरी मच कॉमन, और खास करके पोस्ट मेनोपॉज में ये कॉमन होती है। तो वहां इसी टाइप से सोचिएगा कि कैसे हम लोग इसमें विचार करेंगे। यस मैम, नमस्ते सभी को। फिर आपको मूत्रकुक्षांतक चूर्ण है और कई सारे आयुर्वेदिक कल्प तो बहुत है, जो कि क्लेद का निर्हरण करने के लिए, सूजन करने के लिए सिंपल सिंपल यूज करेगा। पुनर्नवा और बाकी पेशेंट का डायबिटीज लेवल वगैरह भी देखिए। मूत्रकुक्षांतक चूर्ण का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें, जो ओवरऑल मूत्र के सभी समस्या के लिए बहुत अच्छे से काम करता है मूत्रकुक्षांतक चूर्ण। इसमें भी गोक्षूर, पुनर्नवा, वरुण वही कंटेंट है, बट आपको एक रेडीमेड ऑप्शन मिल जाएगा मूत्रकुक्षांतक चूर्ण का यूज करते हैं तो। कई सारे कंपनियां इसको बनाती है, और इसमें भी वरुण, शीघ्रु, गोक्षूर, पुनर्नवा, अपामार्ग वगैरह है, जो मूत्र का निराहरण बहुत अच्छे से कर। इसमें आंवला भी है, एंड सो इट इज इंडिकेटेड, जो किडनी को ये कर डिटॉक्स जैसे बोलते हैं ना, किडनी के यहाँ से रुक से जो भी सारा क्लेद है इसको हटाने के लिए, यानी मेद, रक्त, मांस सभी ऐसे धातु पर ये काम करता है। एंड सो यू कैन गो विथ ऑल सच टाइप ऑफ ये, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। मूत्रकुक्षांतक चूर्ण दीजिएगा, जो पेन भी कम करता है, इन्फेक्शन को कम करेगा। अगर जो एक फ्लैटुलेंस है इसके साथ बना हुआ, यानी पेट में कुछ गच्चा ऐसे लगता है या पेट में अधमान अटोक के जैसे लक्षण है, तो वो ये करेगा। फिर वहां पे कोई जख्म बन गई है तो वो भी कम करेगा। एंड डायबिटिक भी है, और आपके किडनी का फंक्शन भी इंप्रूव करता है। ये तीनों दोषों का बैलेंस करता है। मूत्रकुक्षांतक चूर्ण इज बेस्ट। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा ये रहेगा। और आपके जो भी सारे द्रव्य है इसमें है ही, वरुण है, पुनर्नवा है, गोक्षूर है, कासनी है, भूमि अम्ला है, भूमि अम्ला का चूर्ण प्लेन दीजिएगा, शिरीष है, अग्रू है, अपामार्ग है। तो और क्या चाहिए, इतने सुंदर द्रव्य जो सारे मूत्र मार्ग पर काम करते हैं।
पुनर्नवा तो अल्टीमेटली बहुत अच्छे से काम करता है, वंडरफुल डायूरेटिक एजेंट, और सूजन भी कम करता है। गोक्षुर भी वैसे ही काम करता है, बहुत अच्छे से काम। कासनी एक द्रव्य है जो बहुत मतलब सूजन एंड डायूरेटिक है। ये भी भूम्याम्ल की तो हम लोग बहुत यूज करते हैं महाराष्ट्र में। भूम्याम्ल का काढ़ा मूत्रपुच्छ और यकृत सभी बीमारियों में बहुत चलता है। हम इसमें पित्त दोष में बहुत अच्छे से देते हैं, कामला के पेशेंट्स में बहुत अच्छा इसका रोल मिल जाता है। शीघ्र क्यों दिया है यहाँ पे, तो शीघ्र उष्ण गुण का है जो कि कफ को बैलेंस करेगा। अपामार्ग भी एक प्रकार से वात दोष को और कफ को दोनों को बैलेंस करता है, और अपामार्ग भी डायबिटिक है बेसिकली। सो यहाँ पे ये सारे कल्प या ये सारे द्रव्यों का बेस्ट काम करता है, बेस्ट काम होता है। सो अभी आपसे मैं चाहूंगी कि आप कैसे इसमें विचार करते हैं, बताइए माधुरी जी, संपदा जी। नमस्कार मॅडम. बोला. सर्जिकल रिमूव्हलच बऱ्यापैकी हे केले. तुम्ही तुम्हाला नक्की अनुभव असेल, आपको होगा, बताइए हिंदी में बताइए, हमारे डॉक्टर्स को भी पता चलेगा. यस मैम. सर्जिकल रिमूव्हल, कॉट्रायशन, अग्निकर्मण पण छान निघतात. येस येस. एक दोन पेशंटला फक्त गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफळा, चंद्रप्रभा आणि चेकर दिलेलं. अच्छा अच्छा. पेनफुल जास्त होतं त्या पेशंटला. पेन पेन असतं, पेन मात्र होऊ शकते बरं का. पण आणि मग तुम्ही अॅनेस्थेशिया वापरता, लोकल काय करता, कसं देता? झायलोकिन 2%. ओके. या डेफिनेटली क्षार प्रतिसारण, यस, क्षार भी प्रतिसारित कर सकते हो. यस, अग्निकर्म है तो क्षार भी आएगा, बट बहुत कम मात्रा में करेगा, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही डेलिकेट जगह है ना, तो एक्सपीरियंस एंड इसके साथ करना पड़ेगा आपको इसमें काम. और बताइए संपदा जी. लाइक अर्शवत चिकित्सा का सोच सकते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे दिखता है ना, वो अर्श की अर्शवत चिकित्सा, क्योंकि उसका जो मतलब अपीयरेंस है वो लाइक ऐसे अर्श की तरह उभरा उभरा सा, मशक की तरह. हाँ. तो जैसे कोई भी चीज लटकी हुई सी है मशक की तरह, तो उसमें हम फिर ऐसे अर्श की टाइप की सोचते. फिर मैम यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं ना, ये पाषाण भेद वगैरह. यस, पाषाण भेद का भी है रोल इसमें ना, बहुत अच्छे से करता पाषाण भेद भी. हाँ, ठीक है. यस, आप इसमें ना सारी मूत्र मार्ग पर काम करने वाले सभी द्रव्यों का विचार कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ओवरऑल जाकर ना पेन भी होता है और मूत्रपुच्छता, ये लक्षण इसका है ही ना, तो वैसे विचार करेगा. आपका केस का क्या हुआ मैम? हाँ मैम, वो चली गई. उसको अच्छा. मैंने बोला कि अभी रुको, अभी तो बोली कि 3 महीना तो हो गया ऑलरेडी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. वो एक्चुअली फोकस थे उसी पे, पीसीओडी के साइज पर ही. तो मैंने कहा मैंने पीसीओडी का साइज तो चेक करने के लिए नहीं कराया अल्ट्रासाउंड, मैं तो जैसे ये देख रही थी ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है. तो वो बोले कि क्या फायदा रहा 3 महीने. तो मैंने कहा फिर इसके बाद आप कहीं जाओगे तो वो तो आईवीएफ के लिए बोलेंगे. तो कह रहे थे कि बस साइज तो कुछ कम होना चाहिए था. मैंने कहा अभी पीरियड्स 9 महीने से नहीं आ रहे थे, अभी आ गए, अभी हमने रेगुलर कर लिया है, तो फिर इसमें हड़बड़ाने की जरूरत तो नहीं है. तो फिर चले गए वो लोग, बोले नहीं कोई फायदा ही नहीं हुआ. मैंने कहा ठीक है, बात सुन लीजिए. अच्छा अच्छा. मैम एक पेशेंट है मेरी, लड़की है 19 ईयर की मैम. तो उसकी अभी शादी होने वाली है अभी नवंबर में. तो वो मेरे पास आई, उसको 6 महीने से ना 2 बार एमसी हो रहा था 1 मंथ में. तो अभी एक बार आया उसको 15 को, तो 4 डेज रहा, फिर नेक्स्ट 30 वो आ गया उसको, फिर उसको एक ही दिन रहा, वो भी स्कैंटी पीरियड रहा. तो मैंने उससे पूछा उसका पूरा हेतु वगैरह, तो वो जैसे कि बच्चे जो आजकल के जंक फूड वगैरह खाते हैं वो, और थोड़ा सा वजन भी उसका ज्यादा था. तो मैम उसको मैंने ना रसपाचुक दिया था मैंने उसको, और कुबेराक्षवटी दिया था, आरोग्यवर्धिनी, वरुणादि कषाय, दशमूला, अशोकारिष्ट दिया था उसको. और अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें ऐसे पॉलिसिस्टिक ओवेरी करके आया था. तो उसमें ज्यादा नहीं था मैम, उसके ओवरी का कुछ ऐसे 0.55 करके ही बढ़ा था, है ना. वेट वगैरह बढ़ा है क्या पेशेंट का? हाँ मैम, एक्चुअली वो 5 फुट 4 इंच की है, तो उसका वजन ना ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से. तो बस 63 था. तो मैंने कहा 2-3 किलो वजन और कम करना है तुमको. तो उस हिसाब से ये दवा चलाने के बाद मैम उसको इस महीने ना मेंस्ट्रुएशन बढ़िया से भी हो गया, और महीने में अभी पिछले जब 15 को आया था तो अभी इस बार ही 14 को आ गया.
अब मेरे साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या चलाऊं मेडिसिन। अभी आई थी तो मैंने उसे फिर अभी केवल और केवल पाचक पे रखा है, रस और रक्त पाचक उसको। और वरुणादि कषाय बोली मैं नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो उल्टी आ रहा है, वो उसने खत्म कर दिया पी के। तो फिलहाल अभी रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्य वर्धिनी, दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट पर चल है। अभी क्या और उसको मतलब तकलीफ क्या है अभी? अब कोई तकलीफ नहीं है, बस पीरियड्स उसके जो थे वो रेगुलर, मतलब उस समय हो नहीं रहे थे, 6 महीने से 2 बार हो रहे थे। अच्छा, तो तो अभी ये हमने रेगुलराइज हो गए हैं? अभी इस महीने तो उसको अच्छे से आ गए, और कोई दर्द भी नहीं था। जब उसको पहले होता था एक तो उसको महीना ना बहुत इसको दर्द होता कंटिन्यू था। करिएगा, एक महीना कंटिन्यू करिएगा। और मेरे विचार से ना आप इसको दशमूलारिष्ट पे भी रख सकती है थोड़े समय के लिए। लाइक दशमूलारिष्ट ये वात शमन भी करेगा, पेन भी कम होगा, थोड़ा रेगुलराइजेशन में भी दशमूलारिष्ट का अच्छा रोल रहता है ना, और तो हम्म, रेगुलराइज करने में भी। हम्म। तो अभी और मैम बाकी फिर क्या ये क्या चल रहा है बाकी? कुबेराक्षवती वगैरह रेगुलर करें अभी? कुबेराक्षवटी कंटिन्यू करिएगा, एक नेक्स्ट मंथ तक ना, 1 महीने के लिए करिएगा कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, हाँ। और दूसरा क्या है? और कुछ नहीं, बस वो पॉलीमेनोरिया का था, हल्का सा बढ़ा हुआ था, तो इस बार तो पीरियड्स उसके सही आ गए। और एक ना थोड़ा सा उसको कुछ पित्त शमन 1 महीने के लिए दे दीजिएगा, यानी मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी इसमें। और कुछ किसी का विचार हो तो बताइए, माधुरी जी, संपदा जी, क्या कुछ हिस्ट्री टेकिंग करिए, क्या पूछना है तो। डॉक्टर माधुरी, संपदा, बोलिए मैम, इसमें कैसे और विचार करें। और एज क्या 19 बताया क्या? हाँ मैम, 19। और वजन भी मुझे कम हो गया उसका मैम, अभी उसका 15 दिन के अंदर उसने जो है अपना हाँ 64 था उसका, तो उसने 61 कर लिया है। मैम रोज क्या की करना है, तरह। रेगुलर करना है क्या? हाँ, अब रेगुलर करना है। पहले पॉलीमेनोरिया था, अभी रेगुलर करना है। अब इस महीने 1 महीना हो गया पूरा, अच्छे से आ गया है। तो मैम दीपन वाला अनुलोमोनी चालू लो, चंद्रप्रभा, गोकुल, योगराज भी देख सकते हैं। वैसे पाचक यही रखना होगा आपको, और दशमो अरिष्ट, अशोक अरिष्ट, ऐसे थोड़ा बदल बदल के, कभी कुमारी आस्था, आरोग्य वर्धिनी दिवर, हाँ हाँ। यही सिंपल वे ही करिए आप। अभी पत्ती कर चूर्ण दीजिए बीच में, ऐसे थोड़ा विरेचन बोलते ना, पॉलीमेनोरिया था ना, तो फिर पित्त का बढ़ गया होगा, तो पित्त का हाँ रेचन करना चाहिए, विरेचन। ऐसे करते वक्त देखिए फिर नेक्स्ट साइकिल कैसे आती है। ज्यादा लेकिन ओवर था है ना दो। कि अभी क्या कंटिन्यू करें, वो इनका ये था, अभी क्या कंटिन्यू करें? रस मैम पाचक चंद्र प्रभा रखिए कंटिन्यू, चंद्र प्रभा, रस पाचक रखिए, रस हाँ धातु का। और अगर कुछ मेंटल स्ट्रेस वगैरह है तो एक आधी ब्राह्मी वटी वगैरह दीजिए, ऐसे। ठीक है। और अभी पत्ती कर चूर्ण रखिए, बस हो गया। हाँ, वही सिंपल सिंपल, लाइक पित्त शमन भी चाहिए ना थोड़ा कुछ ऐसे। ठीक है। और आप फिर तो दाढ़ी वगैरह तो भी पित्त यूज कर शमन के सकते लिए मैंने ना शुरुआत में जब वो आई थी, तब मैं चंद्रकला रस चलाया था उसको। हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, तो अभी ठीक है। ठीक है, अभी अब मैं आयुपत्ती का चूर्ण ऐड कर देती हूँ। बाकी थोड़े आहार हेतु पर भी काम करिएगा, आहार के हेतु जो भी होंगे ना। वो बंद करवा दिया मैम, वो सारा हाँ बंद करा दिया, और रोज सवेरे टाइम से उठना हो गया उसका, और अभी एक्सरसाइज करने जा रही है रोज। मैंने ना उसको थोड़ा 2-2 चम्मच घृतपान चालू रखी है, जो दाढ़ी माथे घृत या बोलते हैं ना, हाँ, सादा फल घृत भी आप चालू रख यस, सकते हैं। दाढ़ी का ना बहुत अच्छा रहेगा इफेक्ट ना। ओवरऑल दाढ़ी आगे ठीक है। के लिए भी रहेगा उसका। लाइक अभी 19 ईयर्स है तो शादी वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो हाँ, आगे के 2 चम्मच पॉइंट ऑफ चालू रखेंगे बस, क्या। ठीक है व्यू से अच्छा रहेगा उसमें। जी। और आप क्या विचार करती है इसमें, बताइए मैम मंदाकिनी जी। मैंने तो अभी मैम इसमें क्रमिक चिकित्सा डाली है, और हम्म अभी यही सोचा था, फिर मैंने उसके बाद सोचा था चंद्रप्रभा वटी के लिए बाद में। और फिर सोचा हम्म था कि ये अशोका रिष्ट को थोड़ा सा ऐसे 15 दिन अशोका और 15 दिन जो कुमारी आस्था डालने के लिए सोचा था मैंने। हम्म। ये कुछ किया था। तो वर्णादि कषाय वो नहीं ले पा रही, तो फिर मैंने कहा कि अभी इसको फिर ये बंद कर देंगे, फिर हम्म। सोचा था मैंने। और इसमें कभी और देखिए, ये मूत्रपुच्छ के जैसे लक्षण है ना, तो आप इसमें ना सिंपल जो गोक्षुर है, गोक्षुर का काढ़ा, और उसमें शहद और शर्करा मिलाकर दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से शर्करा क्यों मिलानी है, क्योंकि पित्त का शमन भी हो जाएगा और गोक्षुर भी मूत्र शुद्धि कर देगा। तो बस ये देखिएगा पेशेंट को कहीं ना कहीं डायबिटीज वगैरह या ग्लूकोज लेवल कैसा है। तो मूत्रपुच्छ के लिए गोक्षुर का सिंपल काढ़ा, इसमें शहद ये मिलाकर अगर देते तो भी उष्णवात के जैसे, यानी सदाह मूत्र प्रवृत्ति ये लक्षण बहुत अच्छे से कम होता है। ठीक, थैंक और जीरक का भी बहुत अच्छा है मैम, इसमें मेथी और जीरक का भी यूज कर सकते हो आप। यू जी।
बाकी पेशेंट को जरा थोड़ा ओवर एक्सर्शन वगैरह कम करवा दे, लाइक वो भी हेतु होता है ना कई बार। और किसी का कोई इसमें अनुभव हो तो बताइए प्लीज। और बड़ी शोप का पानी भी दीजिएगा, मूत्रदाह अगर है पेशेंट में, इस ग्रंथि के साथ साथ अगर मूत्रदाह है तो जो सोप आती है ना उसका पानी भी बनाकर दे सकते हो आप, सोप का पानी सिंपल, बहुत अच्छा। और पेशेंट के खान पान में काकड़ी यानी कुकम्बर और आंवला, गुलकंद ऐसे थोड़ा सा नारियल रखिएगा, पित्त शमन भी हो जाएगा और रिजुनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा, धातु तर्पण पुष्टि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम सदा मूत्र प्रवृत्ति या पेशाब में जलन होती है तो क्या देते पेशेंट को, बताइए पेशाब की जलन के लिए क्या देती है अर्शिया जी, शुभा जी बताइए मैम। क्या देती है बताइए, आप क्या देती है मैम संपदा जी सदा मूत्र बर्निंग मिक्चुरेशन के लिए? बर्निंग मिक्चुरेशन, हाँ, सदा मूत्र प्रवृत्ति या पेशाब की जलन के लिए चंदनासव किंवा रिनाल्का, उशिरासव। उशिरासव, यस, उशिर और चंदन का भी अच्छा रहेगा। और हिमालय का रिनाल्का एक है अल्कलाइजर। अच्छा, हाँ मैम, रेनाल का अच्छा काम कर। हाँ, और मैम चंद्रप्रभा गोक्षु दिया तो बहुत आराम आ जाता है। चंद्रप्रभा मोक्षु तो है ही, वो तो तो पेटेंट ही है। वो दिया तो तुरंत है। और उशिरासव, चंदनासव और मैडम ने बोला ना रेनाल का, वो अच्छा काम। अच्छा, इसमें ना पाषाण भेद जैसे आपने अभी ये किया था, तो पाषाण भेद का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा ये डालिएगा शिलाजीत। देखिए शिलाजीत वटी का भी अच्छा रोल रहेगा इसमें, क्योंकि शिलाजीत भी मूत्र विकारों में बहुत सुंदर काम करती है। तो ये पाषाण भेद का काढ़ा बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा शिलाजीत और शर्कर डालकर दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। और फिर जो भी आप मेडिसिन देंगे उसमें अनुपान के रूप में या तो गुलकंद यूज करिएगा या गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं, गुलाब जल गुलकंद बेस्ट रहेगा। और जैसे अभी मैडम ने भी डाला था शतावरी वगैरह का भी आप काढ़ा दे सकते हो, ओवरऑल वो थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल पर भी काम करेगा। और गुरुची का भी रहेगा मैम, देखिए गुरुची का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा धनिया डालिएगा, धनिया पाउडर, और थोड़ा शूंठी डालिएगा और दालचीनी डालिएगा, और बस इसका बनाकर दीजिएगा पेशेंट को। बहुत जो रुक रुक कर मूत्र आना या पेन जो है उसमें बेस्ट काम करता है। यानी पेन है और मूत्र कष्टता है तो आपको इसमें अश्मरी और मूत्र कुछ मूत्राघात इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्रोनिक सिस्टाइटिस के लिए पूछा है डॉक्टर अरविंद पांचाल जी ने, बताइए मैम सिस्टाइटिस में कैसे विचार करेंगे? मंदाकिनी जी, संपदा जी, सभी डॉक्टर्स बताइए व्हाट टू डू इन सिस्टाइटिस। मैम दे देने का अमृता, कैशोर गुग्गू दे सकते, सूक्ष्म त्रिफला, ये त्रिफला और गुग्गू भी दे सकते हैं मैम। पुराना अगर हो तो गंधक रसायन है मैम और उसमें। गोक्षुर भी दे सकते हैं, गोक्षुर आदि, हाँ, गुग्गू, चंद्रप्रभा जो भी है, और वरुणादि वटी, वरुण आदि कषाय, ये सब हाँ, दे सकते हैं। यस। और और मैम कोई ये सिस्टाइटिस है तो मैम फिर उधर कुछ खुजली है या कुछ है वैसे तो वो धावन भी करना चाहिए अगर वैसा हुआ तो डॉक्टर जी थोड़ा सा ना आप इसमें डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल बता देंगे तो चलेगा, पेशेंट मेल है या फीमेल है एंड और मैम उसका हेतु क्या है? हेतु सिस्टाइटिस है कुछ बोलते हैं ना सेक्सुअल कांटेक्ट अपोजिट पार्टनर इट इज का अ टाइप ऑफ होता है। इन्फेक्शन ना, एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है ना जो कि स्प्रेड होता है। हाँ, तो इससे पूछना चाहिए हिस्ट्री में वो क्या है कि कभी कभी एनल वो रीजन से क्या भी है। इन्फेक्शन कैरी होता है। मतलब पार्टनर से भी क्या रहते हैं और फिर टॉयलेट का कैसा है, वेस्टर्न टॉयलेट, पब्लिक, ये सब कुछ यस, पूछना पड़ता है बहुत मैम। होता है इसमें ना। हाँ, हम सिर्फ दवाई देते पर वो भी स्टॉप करना चाहिए ना जो है वो। यस यस, ये भी बहुत इसमें होता है कि कई आप कॉमन टॉयलेट यूज करना, हाँ बैक्टीरिया
एंड और बहुत सारी वो ऐसी भी चीजें होती गरम मसाले और स्पाइसी बहुत खाते हैं ना, तो बहुत होता है वो सिस्टाइटिस वगैरह। वो भी है। खाने का भी मैम क्या है, बाहर का है बहुत, वही वात होटल पित्त का की फूड है। दृष्टि है हाँ, इसमें, बात मूत्र ठीक है। स्रोतस, बिल्कुल। वो सब पूछना इम्पोर्टेंट है इससे। इसमें आपको ना मतलब सारे सूजन कम करेंगे, आप इसमें कृमिघ्न चिकित्सा करके देखिएगा, आप इसमें पित्त शमन की चिकित्सा करके देखिएगा। मतलब वात पित्त का ही आपको इसमें ज्यादा विचार करना चाहिए। एक कांकायन गुटिका बोल के आती है ना, उसका भी अच्छा रोल रहता है इसमें। कभी किसी ने यूज किया है क्या कांकायन गुटिका का इसमें, इस नहीं कंडीशन में, क्या पता, सिस्टाइटिस? मुझे लगता भल्लाद तक कंटेंट है तो मैं नहीं यूज करती, मुझे ऐसे लगता है। याद नहीं, कांकाइन में भल्लाद तक है तो मैम ध्यान से, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें तो नहीं देने का रहता भल्लाद तक कल्प, हाँ, और उष्ण रहता है, इसलिए मुझे कांकाइन का मैंने तो नहीं यूज किया, पर भल्लाद तक वाला नहीं होगा तो मैं यूज करूँ। और इसमें आप ना आंवला का ये मतलब 10 ग्राम आंवला ले लिया, इसमें थोड़ा हल्दी डालिएगा और थोड़ा शहद डालिएगा, 1 चम्मच शहद और 3-4 ग्राम की हल्दी डालिएगा। ये भी काफी बेहद अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिकली। ये बर्निंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यूरिनेशन डिफिकल्टी, यूरिनेशन, नहीं, पेन। उसमें हम ये भी काम बुधा दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत है हाँ, जो बस भी है वही उसे, वही 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 सोच रही है कि चंद्रकला भी दे सकते तो ठंडापन आए तो। ठंडापन आने के लिए शंखवटी भी काफी अच्छी रहती है। प्रवाल के सारे कंपोनेंट्स आप दे सकते हो, प्रवाल पिष्टी वगैरह। और अगर पेन वगैरह हो तो आप ना जैसे हिंगू वगैरह का लेप भी लोकल कर सकते हो। लोकल मतलब लगा देना, अराउंड द एब्डोमिन पर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे लेप बनाकर। लाइक तिल तेल दे दीजिएगा, कुछ हींग डालिएगा और सेंधा लवण डालिएगा, और इसको ना गोमूत्र थोड़ा डालकर एक पेस्ट के जैसे बनाकर अगर एब्डोमिन पर रख देते हो तो ऐसे सारे जो कोलिक पेन और रिलेटेड जो है पेन, इसके लिए भी काफी सुंदर परिणाम मिल जाता है। तो ये भी करके देखिएगा डॉक्टर अरविंद जी। एंड आपने थोड़ा डिटेल डाल देते तो मतलब और थोड़ा क्लियरिटी से ये कर सकते, बट ठीक है, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि कैसे विचार कर सकते हैं इसमें क्रॉनिक सिस्टाइटिस में पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा पेशेंट की एज एंड बाकी सारे फैक्टर्स को भी विचार करना पड़ेगा, यूरिनरी एंड बाकी ये भी। चंद्र प्रभा हो तो गोक्षुर वगैरह भी बेस्ट है इसमें। थोड़ा सा आप ना चंदन बला लाक्षादि की मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, है ना, पित्त शमन हो जाएगा। चंदन बला लाक्षादि की मात्रा बस्ती, चंद्रकरा रस वगैरह का भी प्रयोग करके देखिएगा। पेशेंट को, सिस्टाइटिस के पेशेंट में तिक्त घृत स्नेहपान करके आप ये कर सकते हो। वरुण बेस्ट काम करेगा इसमें ना, जो बर्निंग सेंसेशन के लिए। सो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने कुछ थोड़ा सा अलग व्याधि को लेकर चर्चा की थी, मूत्र ग्रंथि, यानी इट इज टाइप ऑफ यूरिनरी कैरंकल, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में महिलाओं में देखी जाती है, और इट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल और एज रिलेटेड ये समस्या है, जिसमें हमें ये सारा विचार दृष्टिकोण रखना होगा कि इस्ट्रोजन की डिफिशियंसी है या वॉट एवर द सिम्टम्स, इसमें मूत्रपुच्छ, पित्त शमन, रक्त, मांस, इन सभी का विचार करें, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर आप अग्निकर्म या क्षार, जो भी आपको प्रिफरेबल हो, आपके अनुभव को हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के इस सत्र में अगर किसी का कोई और ये नहीं है तो मंदाकिनी जी, माधुरी जी, सभी लोग बताइए अगर कोई ये नहीं है तो, और कोई टॉपिक नहीं है या प्रश्न नहीं है तो रुकते हैं आज के लिए फिर। हाँ, यस मैम। ओके, चलिए, अच्छा लगा आज का सत्र। यस मैम, थैंक यू मैम, इट वाज वेरी गुड। यस, थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स सजेस्ट करते रहिएगा, हमारे सारे वैद्यों से भी रिक्वेस्ट है अलग अलग टॉपिक सजेस्ट करें और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद सभी का। चलिए, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।